हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स का नया टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस। इससे पहले हम बेसिक ऑफ टैक्सेस और टैक्स रेट को हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। तो कोई भी पर्सन इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा या नहीं होगा, वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करेगा। अगर वो इंडिया में रेजिडेंट है तो ही इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले पॉइंट है द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर कोई पर्सन टैक्स को पे करने के लिए लायबल बनेगा या नहीं बनेगा, ये उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो इन रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी आर क्लासिफाइड एज रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा? जब वो दो बेसिक कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब वो दोनों बेसिक कंडीशन में किसी एक को भी फॉलो नहीं करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब रेजिडेंट के अंदर दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा? जब वो एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफ़िल कर देगा तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और जो एडिशनल कंडीशन दी हुई है उसमें से किसी एक को फुलफ़िल करे या दोनों को ही फुलफ़िल नहीं करेगा तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। ये आगे पूरी डिटेल में है कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जो फुलफ़िल करनी पड़ेगी, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। सिटीजनशिप, ओरिजिनशिप, रेजिडेंशियल स्टेटस, दिस ऑल आर सेपरेट कंसेप्ट। मतलब जो सिटीजनशिप होता है वो रेजिडेंशियल स्टेट, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट होता है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो और अगर इंडिया के सिटीज़न हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में रेजिडेंट भी बन जाओ। और अगर आप फॉरेन सिटीज़न हो तो मे भी हो सकता है कि आप इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाओ और आप रेजिडेंट हो जाओ इंडिया के। तो इन सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर ओरिजिनशिप तीनों ही अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। इन तीनों का एक साथ में कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। यहाँ मैंने ये लिखा है कि पर्सन फॉरेन सिटीज़न बट मे बी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई पर्सन फॉरेन में रहता है तो हो सकता है कि वो इंडिया में रेजिडेंट बन जाए। और पर्सन, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है पर्सन इंडियन ओरिजिन बट मे बी नॉन रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है तो हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट बन जाए। ये उससे कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कौन पर्सन रेजिडेंट बनता है, कौन नहीं बनता है। अब हम पढ़ते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट किया जाता है। क्यों प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर का ही रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो सारे पर्सन का कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो फर्म हो। इन सब का सेपरेटली रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है इन इनकम टैक्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले हम इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं वो पढ़ेंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है, दो बेसिक कंडीशन होती है। सबसे फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन ये होती है कि उसका स्टे जो होता है वो 182 डेज और मोर होना चाहिए। और सेकंड बेसिक कंडीशन ये है कि स्टे इन इंडिया for 60 days in a previous year and 365 days in a relevant preceding for previous year। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंडीशन हमें ये बोलती है कि जो इंडिविजुअल है वो 182 डेज़ इंडिया में रहा हो। और सेकंड बेसिक कंडीशन ये बोलती है कि जो इंडिविजुअल है वो 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर में रहा हो प्लस 365 डेज़ इन प्रेसिडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर देता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा।
यहाँ मैंने यही लिखा है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आगे चेक करना है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो पर्सन नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। दो बेसिक कंडीशन बताइए, अगर दोनों में से किसी एक को भी उसने सेटिस्फाइड कर लिया है तो हम आगे देखेंगे। अदरवाइज़ अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन को उसने सेटिस्फाइड नहीं किया है, इंडिविजुअल ने सेटिस्फाइड नहीं किया है, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर इसको एक डायग्राम में शो करूँ तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन 1 है और ये बेसिक कंडीशन 2 है। और स्टेटस, अगर उसने फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन फुलफ़िल कर ली और सेकंड वाली नहीं की तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर उसने फर्स्ट वाली नहीं की, सेकंड वाली फुलफ़िल कर दी तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफ़िल कर दी और सेकंड भी कर ली तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर उसने फर्स्ट भी सेटिस्फाइड नहीं की और सेकंड भी सेटिस्फाइड नहीं की तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि आपको बेसिक कंडीशन में दोनों में से किसी एक बेसिक कंडीशन को आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब जो कुछ पॉइंट है कि फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ ए पीरियड स्टे इन इंडिया, जो 182 डेज़ और 60 डेज़ हम गिनेंगे वो कैसे गिनेंगे, तो द डेट ऑफ डिपार्चर और अराइवल इन इंडिया आर कंसिडर टू बी इंडिया। जो भी इंडिया में आने वाला दिन और जाने वाला दिन इंडिया में ही गिना जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे इंडिया मस्ट बी कंटिन्यूस और एक्टिव, नॉर इज़ एसेंशियल दैट स्टे शुड बी सेम प्लेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 182 डेज़ कंटिन्यूस इंडिया में रहे। आप मतलब 10 दिन रह सकते हैं, फिर जा सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, फिर वापस जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है सेम प्लेस पे रहना भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया। जो स्टे इन इंडिया है वो TWI, जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया होता है, उसको भी इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। जो 12 नॉटिकल माइल होता है वो वाला। ठीक है, अब कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आप सिर्फ सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखते हो, चेक ही नहीं करते हो, आप सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करते हो। तो इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीज़न है, लेफ्ट इंडिया को छोड़ के जा रहा है ना, फॉर द एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और एज द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर क्रू मेंबर के रूप में छोड़ के जा रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, 182 डेज़ और मोर टू बी चेक फॉर रेजिडेंट इन इंडिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल का ही केस है, ये इंडियन सिटीज़न ही होना चाहिए, इंडिया को छोड़ के जा रहा है, या तो क्रू मेंबर के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। अगर ये कोई कंडीशन बनती है तो इसमें आप 182 डेज़ और मोर टू बी चेक फॉर रेजिडेंट इंडिया, इसमें सेकंड बेसिक कंडीशन जो है वो चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस ये है कि इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीज़न है और इंडियन ओरिजिन है, सेटल आउटसाइड इन इंडिया एंड विजिट इन इंडिया एनी प्रीवियस ईयर। देखो, एक इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअल है या इंडियन सिटीज़न और इंडियन ओरिजिन सेटल आउटसाइड इंडिया को छोड़कर जा चुका है, वो बाहर ही सेटल्ड हो गया है और वो विज़िट करता है इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। तो फिर उस केस में क्या कंडीशन चेक करेंगे वो मैं बताती हूँ। और सबसे पहले ये समझ लो कि इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या होता है, जो 1947 से पहले इंडिया था उसको अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का बोर्न है या फिर, तो उसे इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। अब जो इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीज़न है जो कि बाहर सेटल हो गया था और वो विज़िट कर रहा है इंडिया में, तो उस केस में क्या कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर चेक करेंगे आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख है।
अगर आपकी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़कर इंडियन इनकम जो है वो अप टू 15 लाख तक है, 15 लाख तक ही है, तो उसमें 182 डेज और मोर वाली कंडीशन को ही चेक करना है आपको, ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड करती है 15 लाख से, मतलब फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़कर आपकी जो इंडियन इनकम है वो अगर एक्सीड कर जाती है 15 लाख से, तो आपको चेक करना है 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और 120 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर वो सेटिस्फाइड कर देता है तो वो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा। 120 डेज ये अमेंडमेंट है, 120 डेज चेक करेंगे। अगर वो अब इंडिया में प्रीवियस ईयर के अंदर 120 डेज भी रहता है या फिर उससे ज़्यादा प्लस 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। अब एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस हुआ था, डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A इसका सेक्शन है। तो हम डीम्ड रेजिडेंट कब मानेंगे इंडिया में, तो इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। अगर कोई इंडिविजुअल है या इंडियन सिटीज़न है, यहाँ पे फॉरेन सिटीज़न नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न ही होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीज़न है और वो किसी भी और कंट्री में टैक्स को पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो फिर और उसकी टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन इनकम को छोड़कर 15 लाख है, 15 लाख से ज़्यादा है, तो हम उसको डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। डीम्ड रेजिडेंट की यही कंडीशन है कि जो इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और वो किसी और कंट्री में टैक्स को पे करने के लिए लायबल नहीं होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसको हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे और उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब जो एडिशनल कंडीशन है वो हम रीड करते हैं। एडिशनल कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन ये है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। पिछले 10 सालों में उसको 2 साल तक इंडिया में रहना ज़रूरी है। एंड मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एंड ही हैज़ बीन इन इंडिया 730 डेज और मोर इन द 7th इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 730 डेज इन 7 ईयर के अंदर, मतलब पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए वो। दोनों एडिशनल कंडीशन को साथ में फुलफ़िल करना होगा। अब यहाँ पे लिखा है बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली। अगर दोनों एडिशनल, इसको भी और इसको भी, पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में रहा हो या पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो, अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफ़िल करता है तो वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड किया या फिर दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अब कंक्लूज़न मैंने लिखा है, 2 बेसिक कंडीशन हम आगे पढ़ चुके हैं और 2 एडिशनल कंडीशन अभी हमने पढ़ लिए। तो 2 अगर रेजिडेंट कब होगा, अगर 2 बेसिक कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर दिया, अगर बेसिक कंडीशन अगर एक भी फुलफ़िल कर दी तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा, जब बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों को ही उसने फुलफ़िल कर दिया। 2 बेसिक कंडीशन थी और 2 एडिशनल कंडीशन थी। बेसिक कंडीशन में किसी एक को भी फुलफ़िल कर दिया और एडिशनल कंडीशन जो है उसमें दोनों को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में बेसिक कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई पर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। और नॉन रेजिडेंट कौन होगा, जो बेसिक कंडीशन को भी फुलफ़िल नहीं करेगा, किसी एक भी बेसिक कंडीशन को उसने फुलफ़िल नहीं किया तो वो नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। तो हमने अभी तक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं वो पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर एसएससी।
अदर देन इंडिविजुअल के अलावा जो भी एसएससी होते हैं, एचयूएफ होते हैं, एओपी फर्म, इन सब के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाता है वो पढ़ रहे हैं। इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब माना जाएगा? तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज़ वोली और पार्टली इन इंडिया। अगर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन पावर अगर इंडिया में थोड़ी सी भी है या पूरी है तो उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे। और नॉन रेजिडेंट कब मानेंगे? तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज़ होली आउटसाइड इंडिया। जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। एचयूएफ के केस में अगर वो रेजिडेंट बनता है, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो वोली या पार्टली इन इंडिया से हो रहा है, अगर वो रेजिडेंट बनता है तो बात आगे बढ़ेगी। उसमें दो कंडीशन जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ी थी, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन और सेकंड एडिशनल कंडीशन ये थी कि सबसे फर्स्ट 10 ईयर्स में वो 2 साल इंडिया में रहा हो या फिर पिछले 7 सालों में 700 दिन इंडिया में रहा हो। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन को एचयूएफ सेटिस्फाइड करता है तो या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ कंपनी के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं ये हम पढ़ते हैं। तो कंपनी दो तरह की होती है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी होती है और एक फॉरेन कंपनी होती है। डोमेस्टिक कंपनी किसको कहते हैं? जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडिया के अंदर, तो वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। और फॉरेन कंपनी किसको कहते हैं? जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया में नहीं है, जिसका इनकॉर्पोरेशन, उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी जो होगी वो ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया होगी, बात ही ख़त्म। डोमेस्टिक कंपनी है, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। और फॉरेन कंपनी के केस में हम चेक करेंगे उसका टर्नओवर, अगर उसका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो ऑलवेज नॉन रेजिडेंट होगी। 50 करोड़ तक उसका टर्नओवर है तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। अगर मोर देन 50 करोड़ है तो उसका पोएम चेक किया जाएगा। पोएम मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर उसका पोएम जो है इंडिया में होगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। अगर उसका पोएम आउटसाइड इंडिया होगा तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। पोएम का मतलब क्या होता है? तो पोएम मतलब मैंने इसका लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है मीन्स प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस आर टेकन। जो भी कंपनी से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो मेन डिसीजन जहाँ लिए जाते हैं वो उसका पोएम बन जाता है। यहाँ तक हमने सारे रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिए हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।